हाय, हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। आपका स्वागत करता हूँ इस खूबसूरत से चैनल पे, इस खूबसूरत से जर्नी पे, इस खूबसूरत से क्लास 10th की सीरीज में। इस सीरीज में हम सारे एसएसटी के चैप्टर्स को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे, सारी चीजें याद करने के मैं आपको तरीके बताऊंगा। एसएसटी को आपके फिंगर टिप्स में रख दूंगा, इतना आसान बना दूंगा कि जब एग्जाम्स में बैठने जाओगे तो सारा स्ट्रेस, सारा टेंशन निकल जाएगा। वैसे एक बात बताओ, एसएसटी के बारे में ना एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन लिया जाता है। क्या मिसकंसेप्शन? वो मिसकंसेप्शन ये होता है कि इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे करेंगे। सो आई वुड लाइक टू टेल यू, ये था। अच्छा, आपने वो लोग देखे जो बहुत ऐसे भारी भरकम बॉडी बिल्डर टाइप लगते हैं, लेकिन अंदर से बहुत बड़े पूकी होते हैं। तो हमारे बड़ा सा एसएसटी का सिलेबस भी वैसा ही है, दिखता बहुत जाइगेंटिक है, लेकिन कुछ मेजर चीजें ही होती है जिसमें से हमेशा पेपर बनता है। आप बोलोगे सर इतने सालों से अगर इसी में पेपर बन रहा है तो क्या गारंटी कि इस बार भी उसी से पेपर बनेंगे। बट आई एंश्योर यू उसी से ही पेपर बनेगा। लेकिन तभी भी हम सारी चीजें पढ़ेंगे जो एग्जाम में आते हैं, वो भी जो एग्जाम में यूजुअली नहीं आते हैं वो भी, बट जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको मार्क करा के दूंगा। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट इट विल बी कि देखो यार, जो जैसे अगर आप अपने मैप का अगर पेपर की बात करूं तो 5 मार्क का तो मैप वर्क होता है। लिविंग दैट 75 मार्क्स की अगर बात करूं तो इसमें आपका मोस्ट ऑफ द 95% ऑफ योर सिलेबस जो आता है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है, जो यहाँ पे कवर हो जाएगा। कुछ चीजें होते हैं, कुछ मॉरल बेस्ड क्वेश्चन कह दो, है ना, कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस जो आपके रहते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस। फिर उस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ना आपको आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, इंटेलिजेंस, लॉजिक, इनसे आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो, अपने क्वेश्चंस को बहुत थरीली सॉल्व करो, अच्छे से पढ़ो एंड सोचो कि इसके आंसर्स क्या हो सकते हैं। अच्छा, उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है मैं आपको वो भी बताऊंगा। सारी चीजें, सारे प्रॉब्लम, सारी समस्याएं, सबका सोल्यूशन यहां मिल जाएगा आपको। आपको क्या करना है, आपको 100% एफर्ट लगाना है, अपनी तरफ से 100% देना है। नो डिस्ट्रैक्शंस, नो व्हाट्सएप कॉलिंग, नहीं मतलब इधर उधर भटकना ही नहीं है, इधर ही ध्यान देना है। इधर आए हो, ये लेक्चर को थरली फॉलो करना है। हम ऐसा नहीं है कि एसएससी के वीडियोस बहुत लंबे रखेंगे, हम ट्राई करेंगे कि हम जितने चीजों को जितना नैरो डाउन किया जा सकता है। ध्यान रखना, नैरो डाउन मतलब ये नहीं कि मैं आपके मार्क्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करूंगा। मैं इंश्योर करूंगा कि सारी चीजें बहुत स्मूथली और परफेक्टली जाए। आपको बस मुझ पर भरोसा करना है। मैं आपको सच बता रहा हूं, दिस इज, मैं ऐसा नहीं है कि बहुत सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूं, नो, लेकिन हाँ, मैं इतना कह सकता हूं कि मैं बहुत पैशनेट हूं टीचिंग के लिए। मुझे कभी स्टूडेंट्स मिले ही नहीं, तो मैं बचपन से, जब से खुद से, मैंने जब 6th स्टैंडर्ड में पहली बार एसएसटी खोला था, तब से खुद को ही पढ़ाते जा रहा हूं और मैंने खुद के लिए एसएसटी इजी बनाया है। एंड मैं ये इंश्योर करता हूं कि मैं अपना एसएसटी आपके लिए भी इजी बना दूंगा। सो आपको मुझे थरली फॉलो करना है। सो इस सीरीज की शुरुआत करते हैं हिस्ट्री के पहले चैप्टर से, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो जब आप क्लास 10th में आते हो और ये एसएसटी की बुक्स खोल के ये बुक खरीदते हो, तो थोड़ा सा खोलने के बाद, अच्छा अच्छा, ये कुछ भारी भरकम सी पिक्चर आपको दिख जाती है। हाँ, तो पहले इतने पेजेस इसी पिक्चर के बाद बात करते हैं। तो हम भी इन्हीं पेजेस को नैरो डाउन करके इतनी कुछ चीजें मैं लिख के लाया हूँ। कुछ नहीं है, इस पिक्चर में जो चीजें ऑब्जर्व होती है वही है। जैसे ये यशु जी दिख रहे हैं हमको, ये कुछ औरतें उड़ रही है, शायद एंजल्स वेंजल्स है क्या। ये देखो फ्रांस का झंडा, और ये जर्मनी का झंडा दिख रहा है। ये देखो स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ध्यान से देखोगे तो इनके हाथ में ये कुछ टॉर्च वॉर्च दिख रहा है। और ये क्या है भाई, ये अच्छा ठीक है, बता देता हूँ। ये एक चिट्ठा है, द चार्टर, एक चार्टर है जिसमें आप सारे राइट्स, मतलब इंसानों के पास, मैंस के पास उस टाइम क्या क्या राइट्स अलॉट किए गए थे। जैसे लिबर्टी मिल जाती है तो आपको राइट्स दिए जाते हैं, है ना। जैसे आज आपके पास भी कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं, वैसे इनको भी राइट्स दिए गए थे उस टाइम, और वही राइट्स को इधर लिखा गया है। फिर यहाँ कुछ ऐसे चीजें हैं जो पढ़ी है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई नहीं कोई नहीं। अब अपनी एनसीईआरटी के कॉपीज ले लो, मैं आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले चैप्टर चालू होता है फ्रेडरिक सोरेरियो अंकल से। ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे और इन्होंने, मतलब जब 1848 में एक बहुत फेमस फ्रेंच आर्टिस्ट थे, इन्होंने सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स बनाए थे, जिसमें हम एक पढ़ेंगे, द मोस्ट फेमस वन, जिसका नाम था द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। बहुत बड़ा नाम है, इससे कंफ्यूज वगैरह मत होना है। हाँ, एक चीज है कि एनसीईआरटी, मतलब एनसीईआरटी नहीं, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे एक एमसीक्यू का क्वेश्चन आ सकता है, वो इसी के नाम को घुमा घुमा के पूछ ले। जैसे यहाँ पे दिया ना, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, दे दे रिपब्लिक एंड सोशल डेमोक्रेट्स, ऐसा कुछ। तो इसमें एक एमसीक्यू आपका बनने की पॉसिबिलिटीज बनते हैं। अब इसमें लिखा क्या क्या गया है, क्या क्या चीजें है, वो सारी चीजें पढ़ लेते हैं। सो आपको यह दिखेगा, पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका मार्चिंग इन अलोंग। एक सेकेंड, क्या हो रहा है,
Okay, so people of Europe and America marching in a long train offering homage to Statue of Liberty. मतलब अमेरिका के कुछ लोग और यूरोप के कुछ लोग ऐसे आए हैं एंड दे आर मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन, इन लंबी कतार में सामने जा रहे हैं और स्टैचू ऑफ लिबर्टी को होमेज पे कर रहे हैं. अब होमेज का मतलब क्या होता है? तो जैसे देखो, आप अंदर जाते हो, मंदिर में फूल चढ़ा के आते हो भगवान जी को. सो व्हाट यू आर ऑफरिंग, यू आर ऑफरिंग यू आर डूइंग समथिंग, यू आर परफॉर्मिंग समथिंग जिससे आप एक एक्ट ऑफ रिस्पेक्ट कर रहे हो, राइट? तो ऑन द सेम नोट यहाँ पे भी ये लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी को होमेज यानी क्या कर रहे हैं, रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं. अब स्टैचू ऑफ लिबर्टी मैंने आपको इमेज में ही बताया, उनके हाथ में दो चीजें हैं. एक चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन, जिसके पास आपके पास जितने भी राइट्स है, उस टाइम लोगों के पास जो राइट्स थे वो वहां लिखे गए थे, ये इंश्योर करने के लिए कि दे आर अनडिनाइबल, मतलब अनडिनाइबल राइट्स, यानी इनको नकारा नहीं जा सकता किसी भी तौर से, किसी भी इंसान के द्वारा इनको छीना नहीं जा सकता. एंड दूसरी चीज आ जाती है द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट. यानी आपने वो देखा है जब जैसे पिक्चरों में दिखाया जाता है, भगवान रहता है, उनके हाथों से किरणें निकलती है, इंसान पे जाते हैं और उन्हें सद्बुद्धि दे देती है. तो वैसे ही कुछ है, टॉर्च आएगी और ये सबको सद्बुद्धि देगी, द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट. एनलाइटमेंट यानी एक स्टेट जिसमें आपको बहुत हाई स्पिरिचुअल नॉलेज मिल जाता है. अगली चीज, ऑन अर्थ. अब इमेज में आपने अर्थ देखा होगा तो कुछ ऐसे शैटर्ड रिमेन्स पड़े थे ना, कुछ ऐसे फटे फुटे पुराने कुछ ऐसे सिंबल्स वगैरह थे. सो ऑन द अर्थ ऑन फोरग्राउंड लाइज द शैटर्ड रिमेन्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस. नई चीज, एब्सोल्यूटिस्ट क्या होता है भैया? तो एब्सोल्यूटिस्ट होता है कैसे समझाऊं, हाँ, अपना काम बनता पहाड़ में जाए जनता. नहीं, लिटरली यही होता है. एब्सोल्यूटिस्ट मतलब ऐसे किसी इंसान के पास एब्सोल्यूट रूल हो, यानी वो कुछ भी कर सके, उसे जिसे मारना है वो मारे, जिसके राइट्स छीनने उसे छीने, जिसको हरास करना है करे, जिसको रिस्पेक्ट देना है वो दे. यानी हम सिटीजन्स का ना, अगर एक कंट्री है, अगर मैं किसी एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन के, मतलब एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन जो कंट्री को चला रहा है, उस कंट्री का अगर मैं सिटीजन हूँ, तो मेरे पास कोई राइट्स, फ्रीडम, मेरी कोई डिग्निटी तो है ही नहीं, मेरे कोई अधिकार तो है ही नहीं. कोई भी आके मुझे मार पीट के चला जाएगा और मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा. सो ऐसे एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस रहते हैं जिनमें मोनार्कियल फॉर्म्स भी आते हैं. आपने क्लास 9 में पढ़ा था ना? अच्छा सॉरी, क्लास 9 में तो आप पढ़ते ही नहीं थे. एनीवेज सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे पढ़ा दूंगा. तो एब्सोल्यूट, जैसे आपने क्लास 9 में पढ़ा था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट के लोगों को टैक्सेस पे करना था. फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट को कुछ सर्टेन प्रिविलेजेस दिए गए थे. कहने का जो सेंस है वो ये है कि थर्ड स्टेट को थोड़ा डिप्राइव कर दिया था, है ना, उनको कम राइट्स थे, और जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट्स थे उनको ज्यादा राइट्स थे, ज्यादा वैल्यू थी, ज्यादा अधिकार थे, है ना. लेकिन इन्हीं एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस का खात्मा करना, यही फ्रेडरिक सोरेरियो ने अपने पेंटिंग में दिखाया था. अभी सोरेरियोस यूटोपियन विजन. अब एक और नया टर्म आ जाता है, व्हाट इज यूटोपियन? तुम, वो और तुम्हारी प्यारी जिंदगी है. कितना अच्छा सपना है ना. हाय, इधर ध्यान दो, सपनों में मत खो. तो मेरा कहने का इतना मतलब था कि जो तुमने सोचा, कितना परफेक्ट सिनेरियो था ना तुम्हारे आंखों के लिए, लेकिन था तो सपना ही, और सच तो कभी नहीं होने वाला, यही सच्चाई है. तो समथिंग विच इज टू आइडियल टू बी परफेक्ट, है ना, वो रियलिटी में एग्जिस्ट करे, इसकी बहुत कम संभावना है, क्योंकि वो इतनी प्यारी है. इट इज टू परफेक्ट टू एक्चुअली एग्जिस्ट इन रियलिटी. इसी को कहते हैं यूटोपियन विजन. और सोरेरियो का यूटोपियन विजन, जैसे तुम्हारा यूटोपियन विजन था, तुम, वो और तुम्हारी प्यारी जिंदगी. तो सोरेरियो का यूटोपियन विजन क्या था? पीपल ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस. मतलब जैसे मान लो फ्रांस है, फ्रांस के लोग ऐसे हैं, मतलब एक साथ कलेक्टेड है एज अ ग्रुप. इटली के लोग एक साथ कलेक्टेड है एज अ ग्रुप. जर्मनी के लोग एक साथ कलेक्टेड है एज अ ग्रुप. ठीक है, एंड उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो उनके नेशनल कॉस्ट्यूम्स जो उन्होंने पहने हैं वो अलग अलग है. क्यों? अरे यार, हम भारत में ही बात करते हैं, तो भारत में नॉर्थ में अलग ट्रेडिशन चलता है, साउथ में अलग ट्रेडिशन चलता है. तो वैसे ही फ्रेंच लोगों का अलग ट्रेडिशन है, अलग कपड़े होंगे. इटली के अलग कल्चर के अलग कपड़े होंगे. जर्मनी का भी सेम हाल होगा. तो सिंस वो मतलब डिफर करते हैं ना अपने इन एथनिसिटी में, अपने इन कल्चर में, तो इसीलिए आप उनके नेशनल कॉस्ट्यूम से आइडेंटिफाई कर सकते हो. दूसरी चीज, वो अपने नेशनल फ्लैग ले रहे हैं. फ्रांस का फ्लैग अलग है ना, उनका रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद आया था, रॉयल स्टैंडर्ड को एलिमिनेट किया था, वो सारी चीजें भी हम पढ़ेंगे. तो अगर आपने फ्रांस का फ्लैग देखा होगा तो वो रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर पे बेस्ड है, जिसमें आते हैं रेड, व्हाइट एंड ब्लू. फिर उसके बाद आ जाता है जर्मनी, जिसमें आ जाता है गोल्ड, रेड एंड ब्लैक. ये सारी कुछ चीजें हो जाती हैं. अच्छा, ये भी समझ गया. अब अगली चीज आ जाती है कि अब इनका जो प्रोसेशन है, ये जो लंबी कतार में जा रहे हैं, इनका प्रोसेशन कौन लीड कर रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड, जो ऑलरेडी नेशन स्टेट्स बन चुके हैं.
अब यहाँ मैंने कुछ जर्मनी और सर्कल बनाया है ऑलरेडी, नेशन स्टेट्स, कुछ कुछ समझ नहीं आ रहा। अब बहुत से टीचर्स क्या करते हैं, जैसे आप ऑफलाइन वगैरह में भी देख रहे होंगे कि बस ऐसे रीड आउट करके चले जाते हैं। अब इसका जो लिटरल मतलब है ना, मैं आपको वो बताता हूँ। इसका मतलब ये है कि लोग आएंगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने, अब वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने आएंगे, अपना होमेज ऑफर करेंगे और सामने चले जाएंगे। इसका मतलब ये है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी, अब फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम के जो आर्टिस्ट थे उनको वो क्या करते थे, जो आइडियाज थे जैसे फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी, इनको ना एक फीमेल पर्सन के थ्रू पर्सोनिफाई कर देते थे। जैसे भारत माता का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा ना, हमारी भारत माता, जो लोगों के बीच एक यूनिटी, आप हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, है ना, कोई और, जैसे तमिलनाडु का भी कोई इंसान हो, कश्मीर का कोई इंसान हो, दिल्ली का कोई इंसान हो, सब डिफर करते हैं एथनिसिटी में, लेकिन एक हमारी भारत माता है, हम इस भारत के सिटीजन है, ऐसी कुछ आइडियोलॉजी उन्हें यूनाइट करती है। तो इसीलिए क्या हो गया, हमने भारत जैसी चीज को एक इंसान में मतलब एक भारत माता ऐसे पर्सोनिफाई कर दिया, है ना। जैसे हम बहुत बार इमोशंस को भी पर्सोनिफाई कर देते हैं, है ना। आपने इंग्लिश में बहुत बार ऐसे पोएम्स पढ़े होंगे ना जिसमें पर्सोनिफिकेशन यूज होता है। तो वैसे ही जब आप किसी नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन क्वालिटीज दे देते हो, तो यहाँ पे भी रिपब्लिक जैसी चीजें तो नॉन लिविंग थिंग्स है ना, बट आपने इनको ह्यूमंस की क्वालिटी दे दी। एक एलिगरी कहते हैं, एलिगरी आपको फ्यूचर में पता चलेगा। तो पीपल आर ग्रोटेस्क डिस्टिंग्नेशन ये हो गया था। तो लोग आते हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, एज द नेम सजेस्ट, लिबर्टी को सजेस्ट करता है, ठीक है। तो आते हैं एंड बताया गया है कि जब आप उनके पास आओगे, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास, उन्हें होमेज ऑफर करोगे तो आपको लिबर्टी मिल जाएगी, आप इन एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस का खात्मा कर दोगे एंड आप सामने बढ़ जाओगे। तो इसीलिए अब जैसे एक आपकी हाउस होता है ना, जैसे मान लो आपका ब्लू हाउस है, तो ब्लू हाउस में आपकी रैली चल रही है एंड आपका जो हाउस का कैप्टन है, हाउस कैप्टन, वो उसे लीड कर रहा है। तो सिमिलरली इस हाउस कैप्टन का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड। ये ऑलरेडी नेशन स्टेट्स बन चुके थे, मतलब इन्होंने लिबर्टी एक्वायर कर ली थी और ये जो डेस्पोटिक रूल है, ये जो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस है, इनका खात्मा कर दिया था। अब मैंने ये बनाई था ताकि आपको एक एग्जांपल दे सकूं। बता दो, मान लो ये एक नेशन है, ये जर्मनी है, तो आज तो ये यूनाइटेड जर्मनी है, लेकिन पहले क्या होता था, यही जर्मनी अलग अलग प्रिंसिपैलिटीज में ब्रोकन डाउन था। प्रिंसिपैलिटीज मतलब क्या, मैं बताता हूँ। जैसे इतना पार्ट कोई एक किंग रूल कर रहा है, किंग 1, इतना पार्ट कोई दूसरा किंग रूल कर रहा है, किंग 2, इतना पार्ट कोई तीसरा किंग रूल कर रहा है और इतना कोई चौथा किंग रूल कर रहा है ना। तो मतलब एक ही नेशन को अलग अलग टुकड़ों में ऐसे तोड़ के रखा था, लो कर लो बात। मतलब लोग एक जैसे है, ट्रेडिशन एक जैसा है, शायद भगवान भी एक जैसे ही मानते हैं सारे, मतलब मान लो जर्मनी क्रिश्चियनिटी एक ही जीसस को मानता है, एक ही लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज में बात करता है, कल्चर एक जैसा है, ट्रेडिशन एक जैसा है, कपड़े भी एक जैसे पहनते हैं, रहन सहन भी एक जैसा है ना। पर तभी भी सारे लोग डिवाइडेड है क्योंकि अलग अलग किंगडम्स एस्टैब्लिश हो गए। तो यूटोपियन विजन ही ये बात करता है कि ये जो सारी चीजें हैं ना, ये जो सारे दरारें हैं, डिविजन्स हैं विद इन वन कंट्री, लोग एक जैसे लेकिन उनने भी बंटवारे कर दिए इन किंगडम्स की वजह से। तो जब आप इनको एलिमिनेट कर देते हो, इधर जो डेस्पोटिक पावर चल रहा था, जो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन चल रहे थे, इनको जब एलिमिनेट कर दो, एक जैसे लोग एक नेशन में रहते हैं, एक जैसे रूल्स एंजॉय करते हैं, एक जैसे फ्रीडम्स, राइट्स, अधिकार, है ना, ये सारी चीजें जब एक